हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उसमें मैथमेटिक्स अगर आती है तो आपको मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करनी है। चाहे वो आरआरबी का एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या फिर आरपीएफ की वैकेंसी अभी आई है, आरपीएफ की बात करें आप, या फिर लेवल 1 की जो पोस्ट आती है, सारी पोस्ट में आरआरबी जेई में भी अगर ले तो नॉन टेक्निकल पार्ट में मैथमेटिक्स आता है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रेलवे की एग्ज़ाम के लिए आप मैथमेटिक्स की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो अगर देखो यहाँ पर कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस या एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो अगर यहाँ पर ओपन करके रखा है आपके लिए, तो इसमें अगर देखोगे कि जो सीबीटी 1 होता है इसमें 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है, जबकि सीबीटी 2 अगर होता है तो सीबीटी 2 में 35 मार्क्स की यहाँ पर मैथमेटिक्स आती है। और दोनों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आरआरबी की जितनी भी, रेलवे की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती है उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 गलत क्वेश्चन पर आपका एक सही क्वेश्चन एलिमिनेट या डिलीट हो जाता है। एक नंबर का एक क्वेश्चन, तो अगर 3 गलत क्वेश्चन आपने करे तो एक सही क्वेश्चन का भी मार्क्स कट हो जाता है। ठीक है। तो और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में देखो तो जो सीबीटी 1 होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, जबकि सीबीटी 2 अगर होता है तो सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। यानी अगर आप देखो तो 20 क्वेश्चन जरूर बढ़ जाते हैं लेकिन टाइम उतना ही रहता है। तो दोनों में क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम रहता है, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन का डिफरेंस यहाँ पर आता है, इसकी वजह से जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें बहुत अंतर आ जाता है। डिफ़िकल्टी लेवल मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जो टाइम मिलता है वो कम हो जाता है। इस वजह से अगर सेम क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 में पूछा जाए और सेम क्वेश्चन सीबीटी 2 में पूछा जाए तो आपको सीबीटी 2 में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसकी वजह से सीबीटी 2 थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सीबीटी 1 की तुलना में टफ पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम मैथमेटिक्स को आरआरबी में कैसे आप तैयारी करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया था, स्ट्रेटेजी आपको कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि देखो मतलब आप अपने आप को जितना जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। इसीलिए जो स्ट्रेटेजी का एक बेसिक मेजर पार्ट है वो आपको अपने लिए खुद बनाना चाहिए, और आपको आगे जो उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगा। सारी आपको मैथमेटिक्स को लेकर के जितने भी सवाल आपके हो सकते थे वो सारे इसमें सॉल्व करेंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें @ADARFHAGUIDEF ये अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन करना, जिसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PDF और भी जो जरूरी चीज़ें होंगी समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए अगर आप ये ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब देखो, अगर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, आप उसको रेलवे के लिए बोले या किसी भी, अब रेलवे के लिए अगर छोड़ भी दें तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम अगर मैथ्स उसमें आती है तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। आपको टेबल्स जो है वो 25 से लेकर 30 तक के आपको ज़रूर याद कर लेना है। मतलब 20 तक तो मिनिमम आपको होना ही चाहिए, लेकिन अगर 30 तक आप टेबल्स याद कर लोगे, पहाड़े याद कर लोगे, तो आपके लिए सच में आपके ये एग्ज़ाम में 1 से 2 मिनट बचाएगा। साथ में कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जिससे कि आपका मतलब पेपर कैसा गया है ये पूरा एक्सपीरियंस ही आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो। 20 तक आपको टेबल से याद करने ही हैं। याद करने का मतलब ये नहीं कि एक दिन भिड़े सुबह से लेकर शाम तक आपने याद किया। रोज़ आपको एक बार 20 तक का टेबल लिख लेना है, एक बार अच्छे से बना बना के लिख लेना है। ऐसा नहीं कि कहीं लिखा हुए को कॉपी कर रहे हो, आप बनाते जाओ। उसमें आपकी मेंटल कैलकुलेशन भी होती रहेगी। जैसे आप 17 × 8 करने के लिए जब जाओगे तो आपको यहाँ पर देखो, जैसे 170 होता है, 170 में से 34 घटाए 136 आ गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व कर करके तुरंत इसको बनाना है, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और पहाड़ी भी आपको याद हो जाएंगे। और जैसे फिर आपको चीज़ें एकदम एग्जैक्टली याद होने लगेगी जब आप प्रैक्टिस थोड़ी कर लोगे कि 15 × 7 105 होता है, 17 × 8 136 होता है, 19 × 8 152 होता है। ये आपको एकदम से याद हो जाएगा, फिर आपको पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसकी शुरुआत तो आपको पहाड़ा याद करने से ही होगी। तो टेबल्स आपको 30 तक सीखने हैं। एक अलग छोटी सी बुक बनाना है जिसमें अभी जो आगे सारी चीज़ें बताऊंगा इनको लिखते रहना है, और डेली उसको एक बार कहीं पर कॉपी कर लेना है, बना के दिख लेना। 10 से 15 दिन में आपको ये सब याद हो जाएगा, फिर आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वायर्स की बात करें, यानी कि वर्ग जो हैं ये आपको 30 तक के याद कर ही लेने हैं, बहुत ज़रूरी है। 30 तक के स्क्वायर आपको आने चाहिए और 15 तक के क्यूब आने चाहिए। इससे ज़्यादा भी करो तो अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर पाया था इससे ज़्यादा, इसलिए मैं आपको 15 तक सजेस्ट कर रहा हूँ कि 15 तक के क्यूब आपको आने चाहिए। ये बहुत हेल्प होती है आपको। उसके अलावा फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ने जाओगे
तब आपको अगर कोई अच्छी परसेंटेज पढ़ाता है तो वो आपको फ्रैक्शंस जरूर पढ़ाएगा। जैसे अगर आपने 1/40 कहीं पर लिखा तो ये 2.5% होता है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो कि समय ने ऐसा लिखते हैं कि कोई लड़का है समय, उसने 5,000 का 40%, तो आप 40% को सीधे 2/5 लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे कि 500 इंटू 40/100। तो ये फ्रैक्शंस जो है आपकी मैथ्स को एकदम किलर बना देंगे, आपकी अप्रोच ही अलग बना देंगे। और अगर ऐसा आप करते हो तो उसकी तुलना में ये आपका बहुत समय बचाने वाला है। और क्वेश्चन को अगर आप कभी गलती हो जाती है तो आप चेक भी इसमें बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, फ्रैक्शंस के अलावा बात करें तो एलजेब्रा की आइडेंटिटीज, जो बेसिक आइडेंटिटीज है, यानी स्क्वायर के फार्मूले, क्यूब के फार्मूले और x+1/x वाला जो पैटर्न होता है, इसके फार्मूले आपके पास पूरे याद होने चाहिए, आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। इसके बाद एलजेब्रा के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि एकदम फिक्स पैटर्न है, अलग अलग टाइप का, जो एग्जाम में पूछा जाता है, और उसको सॉल्व करने का एक बहुत लंबा तरीका और एक बहुत शॉर्ट तरीका है। तो जब आप प्रिपरेशन करते रहोगे, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पढ़ोगे, बुक्स में आपको बताऊंगा, तो ये भी आपको सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस से आपको ये सारी चीज़ें बन जाएगी। लेकिन जब भी आप ऐसा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन देखो तो आपकी कॉपी में वो कहीं पर लिखा हुआ होना चाहिए, और आप समय के साथ समय पर उसको पलटा कर एक बार उस टाइप को देखते भी रहो। अगली बार क्वेश्चन आया तो अपनी उस नोटबुक में ढूंढो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था क्या, और अगर नहीं किया तो नोट डाउन करो, किया था तो मैच करके सॉल्व करके आंसर लाओ। इस तरीके से जो आपके डिफरेंट पैटर्न होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ये आपके रेडी होते जाते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मैं देता रहूँगा। उसके बाद मेंसुरेशन के फॉर्मूला जो हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एकदम शुरू से याद करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये फॉर्मूलेस तो आपको आने चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती है, ये बेसिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। और जो क्वेश्चन के टाइप्स है, ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको अलग अलग जो टाइप मिलेंगे उसको आप एक अलग जगह पे नोट करना ही है। देखो, जो स्ट्रेटेजी आज जो मैं आपको इस वीडियो में जो चीज़ें बताऊंगा, ये सच में अगर आपकी मैथ्स कितनी भी खराब है, मैं अगर अपनी पर्सनली बताऊँ तो मेरी मैथ्स कुछ भी नहीं थी, खराब भी कहूँ तो वो कम ही होगा। मतलब मैथ्स मेरी कुछ भी नहीं थी, मैंने कभी मैथ्स इस तरीके से नहीं पढ़ी थी। एग्ज़ाम वाली बात अलग होती है, अपने जो स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं और अभी जो मैथ्स को अप्रोच होती है उसमें काफ़ी अंतर रहता है। लेकिन जो लोग ने अगर स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़े तो उनको ये सारे फॉर्मूले याद होते हैं, पहाड़े याद होते हैं, स्क्वायर क्यूब आइडेंटिटीज पहाड़े ये सब याद होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ईजी पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ जब शुरू करते हैं तो हर चीज़ थोड़ी सी आसान होती है। तो अगर आपकी मैथ्स 0 भी है तो आप इसको एकदम आगे ले जा करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैंने खुद अगर CBT 2 की मैं आपको बताऊं तो मैंने लगभग 70 आउट ऑफ 70 एक लेवल पे किया था, और 68 भी मैंने किया हुआ है, यानी 70 आउट ऑफ 70 भी मैंने CBT 2 में अचीव किया हुआ है। जबकि अगर CBT 1 को देखें तो CBT 1 में मेरे शायद थोड़े से कम मार्क्स। तो ये सब चीज़ें इसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं NTPC की बात करूँ, मैंने यहाँ पर NTPC में मैथ्स का जो सिलेबस है वो आपके लिए लिखा है। तो अगर देखोगे तो नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन, HCM, LCM, HCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री एलजेब्रा, बेसिकली एलजेब्रा ऑफ इजी लेवल, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी इजी लेवल। ये आपके लिए सिलेबस है। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये जो टॉपिक लिखे हैं इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे दिखते हैं। अभी आपको रियल आंसर की मैं दिखाता हूँ। उसके पहले मैथ्स का एक बेसिक फार्मूला जो अपनी किताब में लिख लो, जो मैंने इतने साल प्रिपरेशन करके जो सीखा है, वो बेसिकली ये है कि सवाल को, जो शब्दों में सवाल दिया है उसको, मैथ्स क्या है, जो शब्दों में सवाल दिया उसको पहले आपको अंकों में लिखते आना चाहिए या फिर इक्वेशन में लिखते आना चाहिए। मैथ्स सिर्फ यही है, जो सवाल आपको दिया है उसको अगर आप अंकों में लिख पाए, ठीक है, अंकों में लिख पाए या इक्वेशन में लिख पाए। देखो, अंकों को भी आप सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन को भी, लेकिन जो शब्दों को अगर अंकों में लिखने में आपने कोई गलती करी या नहीं लिख पाए तो फिर आपका वो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ता। तो मैथ्स क्या है, बिल्कुल यही है कि जो शब्दों में हम बात करते हैं उसको आप अंकों में या इक्वेशन में लिख पाओ। ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरी इतने दिनों की सीख है ये मैथ्स के बारे में। अगर मैं कुछ सीखा हूँ तो वो ये है कि शब्दों को आप अंकों या इक्वेशन में जिस दिन लिख पा रहे हो, लिखना ट्राई करो। सबसे शुरुआत आपकी यही होना चाहिए कि जो शब्दों में चीज़ें उसको आप अंकों में कैसे लिखो, इक्वेशन में कैसे लिखो, आगे का सॉल्व तो आप कर ही लोगे। मतलब आपकी मैथ्स हमेशा के लिए आपके लिए ईजी हो जाएगी। उसके अलावा ये देखो, जो चीज़ मैंने आपको बताया उसमें मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बोलना भूल गया, तो दे देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी भुजाएं क्या क्या हो सकती है। जैसे अगर कहीं आपको दिख रहा है कि उसकी 2 भुजाएं बताई तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि यार 2 भुजा ये है और तीसरी भुजा अगर ये होती है, क्योंकि अब यही होगी, अगर 2 भुजा ये है तो तीसरी भुजा यही होगी, आपको पता चल जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी आइडेंटिटी लगाओ और आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऐसे ही होने वाले हैं। ये जो पहले से इसमें निशान लगे हुए ना, ये ग्रीन वाले, एक्चुअली ये वीडियो मैं इसके पहले आधा घंटा रिकॉर्ड कर चुका था, बाद में देखा तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया था। तो इतनी ज़्यादा
मेहनत होती है, जब तक आपके पास वीडियो पहुंचता है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, तब वीडियो पहुंच पाता है। तो प्लीज़ जो चीज़ बताता हूँ उसको अच्छे से आप फॉलो करोगे, सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा देखो, जो फ्रैक्शंस की मैं बात कर रहा था, जब परसेंटेज आप पढ़ोगे तो ये फ्रैक्शंस आपको देखने मिलते हैं। वो फ्रैक्शंस ये है, जैसे ये देखो 1/9 अगर लिखा है तो वो 11 होगा, 2/9 लिखे तो ये होगा, 3/9 लिखा तो ये होगा, 1/8 लिखे तो 12.5 होता है, 2/8 लिखा 25। इस प्रकार से ये फ्रैक्शंस जो है 1/14 तक आपको खुद बना के लिखना है, कॉपी नहीं करना है, खुद बना बना के लिखोगे तो आपको चीज़ें याद होती है। उसके बाद ये फ्रैक्शंस देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये मैंने कहीं से देखा था तब लिखा था, और उसके बाद ये मैंने खुद बनाए थे, इधर वाले जो ये ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद ट्रिपलेट्स ये दिख गए, और ये स्क्वायर और क्यूब ये मैंने जो खुद किया था, ये वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाया है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि जो हवा हवाई है, जो मैंने खुद किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ये जो है मैथ्स सीखने का आपको कैसे करना है, इसको बाद में करेंगे। उसके पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था वो किस प्रकार से आंसर जो आपके क्वेश्चन पेपर होता है उसमें होता है। जैसे देखो, अगर ये पहला सवाल देखें कि किसी गांव की जनसंख्या 4000 है, महिलाओं को तो ये परसेंटेज दिख गया, तो ये सवाल क्या है, परसेंटेज का सवाल है। ये सवाल जिसमें आपको आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, तो ये क्या है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। उसके बाद इसको आप डेसिमल में या सिंप्लीफिकेशन दोनों में इस क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हो। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको ना आप एलजेब्रा का बोल सकते हो, ना रेशियो का बोल सकते हो, ना परसेंटेज का, ना कुछ, लेकिन वो 2-3 चीज़ों को मिला के कॉन्सेप्ट बन के हुए क्वेश्चन बनता है। ईजी होता है क्वेश्चन, लेकिन दोनों टॉपिक पढ़े होते हैं तो। अदरवाइज क्वेश्चन को अगर कोई टॉपिक को मिस करके जाते हैं, तो अगर वो टॉपिक क्वेश्चन में दिखता है तो कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता है। और बिना कॉन्फिडेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिलीव मी, जो क्वेश्चन को आप 25 सेकंड में कर सकते हो बिना कॉन्फिडेंस के सॉल्व करो, तो पहली चीज़ तो उसको आप 2 बार सॉल्व करते हो, और वो 25 सेकंड का क्वेश्चन आपका 1 मिनट 30 सेकंड लेता है, जो आपके दूसरे ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करने से रोकता है आपको। इसीलिए टॉपिक सारे पढ़ के जाना है। बाकी एग्जाम तक मैं लगातार आपको सही सही समय पर सही सही चीज़ें गाइड करता रहूँगा। अभी मैथ्स की तैयारी कैसा करना है वो हम देख रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, तो ये ट्रिगो का क्वेश्चन आपको मिल गया, एकदम फिक्स फॉर्मूला है ये ट्रिगो का। तो जब आप आंसर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो ये ऐसे फिक्स पैटर्न आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन मिल गया। ये बहुपद दिया है, इसमें आपको ax+b शेष बच रहा, तो a और b का मान ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन एलजेब्रा का हो गया। इस प्रकार नीचे आओ तो ये 280 से विभाजित करने पर 73 बच रहा है, 35 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। उसके बाद ये सीधा सवाल देखो, जो मैं आपको बोलता था कि ये शब्दों में लिखा है, इसको जब आप इक्वेशन में लिख पाओगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि किसी संख्या का 3/4, 1/4 की 50 से अधिक है, वो संख्या ज्ञात करो। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, शब्दों को इक्वेशन में लिखना है और सॉल्व कर देना है। उसके बाद अगर इधर आओ, ये 9वां क्वेश्चन देखें तो ये रेशियो का क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये भी एकदम फिक्स फॉर्मेट है, एकदम फिक्स फॉर्मेट है एलजेब्रा का। प्रीवियस ईयर करोगे तो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने जब पहली बार सॉल्व किया होगा तो नहीं बना पाया होगा, इसलिए यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लिया। ये मेरी एक्चुअल फोटोकॉपी है जो मैंने फोटोकॉपी करा के सॉल्व करी थी। ज्योमेट्री देखो, तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक भुजा ज्ञात करनी है। इस प्रकार से फिर फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिल गया, इसमें आपको परसेंटेज का नॉलेज बहुत जरूरी था फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद ये देखो, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये दोनों टॉपिक का आपको बेसिक नॉलेज रहेगा, तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस धीरे धीरे जब हम करते हैं तब हमको शॉर्ट तरीके मिलते हैं। तो आपको पहले तो बेसिक तरीका ही सीखना है, कैसे अप्रोच करना है वो आगे बताता हूँ। उसके बाद फिर ये एक क्वेश्चन देखो, तो ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, जिसमें आपको रेशियो के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो कि परसेंटेज के साथ मिला के आया। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, जो आखिरी टॉपिक लिखा था आपके सिलेबस में, ये उसका सेकंड क्वेश्चन सेम पेपर में। ये ट्रिगो का एकदम फिक्स पैटर्न है, ये आ गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आप देखोगे तो रिपीट हुआ मिलेगा आपको। ये 3 घन को, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, जिसमें एचसीएम एलसीएफ के अंतर्गत भी इस क्वेश्चन को पढ़ा जा सकता है। उसके बाद फ्रैक्शन का फिर एक सवाल आ गया, फिर एलसीएम एचसीएफ का आ गया, फिर ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, फिर ये एलजेब्रा का। ठीक है, ये क्वेश्चन का मेरे को जो मेथड होगा वो शायद इसका पता नहीं था, लेकिन गैस करके मैंने इसको बना लिया था। तो यहाँ मैंने अपने टाइम लिख के रखा था कि पढ़ना है, गैस करके ये बना हुआ है इस तरीके से। तो पीडीएफ जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो पीडीएफ को प्रिंट करा के सॉल्व करने में ये फ़ायदा रहता है कि हमारे साथ क्या हुआ था वो याद रहता है। आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी पुरानी रफ कॉपीज़ और जो मेरी स्ट्रेटेजी वाली जो छोटी बुकलेट थी उसको निकाला। जो आपको फोटोज़ मैंने इसमें लगाई थी वो वहीं थी। तो काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी प्रॉपर वे में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिगो का बेसिक क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में आपको मिलना ही है, ये सब आइडिया आपको धीरे धीरे लग जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 26वां क्वेश्चन देखें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है।
उसके बाद अगर देखो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ये घटाने पर, ये डेसिमल का सवाल है, इसको या तो नंबर सिस्टम में आप पढ़ोगे या डेसिमल। डेसिमल करके पर्टिकुलर टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता है, तो या तो सिंप्लीफिकेशन में आप पढ़ोगे या नंबर सिस्टम में। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसको आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे उसको सॉल्व करते करते आपका वो फॉर्मेट फिक्स हो जाएगा और दिमाग उतना हो जाता है कि आप इसको सॉल्व कर सको। उसके बाद ये फ्रैक्शन और डेसिमल को मिला करके क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद ये मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन और इस प्रकार से फ्रैक्शन का। आप यहाँ देखोगे तो फ्रैक्शन डेसिमल के कितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी आपकी अरिथमेटिक पर पकड़ तगड़ी अगर कर लोगे तो ये क्वेश्चन निकाल लोगे। ये सीबीटी 1 का पेपर था, सीबीटी 2 की तैयारी के टाइम जब मैंने किया था तो 27 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, एक में फिली मिस्टेक किया था, एक नो स्टडी जो आपको बताया गैस से बन गया था वो नो स्टडी था। इस प्रकार से ये चीज़ों को लिखो, बाद में फॉलो करो, चीज़ें करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आगे भी मैंने ये सब चीज़ें लिखी हुई है। अब 4 बुक लिस्ट भी फॉलो करते, उसके पहले इधर जो मैंने छोड़ा था इसकी बात कर लेते कि सब्जेक्ट को जब हमको सीखना है तो कैसे सीखना है। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, लेकिन प्रिपरेशन आपको सब्जेक्ट की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस एग्ज़ाम के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम आपने आज दिया और प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आप उसके बाद भी कई एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो सब्जेक्ट को बार बार तैयार ना करना पड़े। इसलिए सब्जेक्ट का ये बेस आपको तैयार करना है। उसके बाद जब एग्ज़ाम आने वाली रहती है तो हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वैसा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अभी आप अगर सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको सिलेबस मैंने दिखाया, इस हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी। अगर जो सीखने की जर्नी होती किसी सब्जेक्ट को तो वो होती है कि सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट को जानते हैं। कैसे जानते हैं हम उस सब्जेक्ट को? उसकी जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर नोट्स बनाते हैं अपने पास, तो वो उसको हम एक लेवल कहते हैं जानना, यानी थ्योरी के थ्रू हम उस क्वेश्चन को जान रहे हैं। फोर्स क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ अभी। थ्योरी के बाद क्या होता है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम सीखते हैं, यानी पहले हमने थ्योरी के थ्रू हम सब्जेक्ट को जानते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, तो वो हमारा टॉपिक क्या है, तैयार हो जाता है। लेकिन ये तैयार क्या हुआ कि आप उसको बढ़िया, आपको अनलिमिटेड टाइम दिया जाए तो आप क्वेश्चन को एक एक स्टेप फॉलो करके सॉल्व कर लेते हो। ये स्टेप तक आपको कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, ये स्टेप तक आपको फॉलो करना ही है। प्रॉपर थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन को लंबी लंबी मेथड से सॉल्व करना है, फुल टाइम लिमिट के बिना। लेकिन ये दोनों चीज़ होने के बाद आपकी असली प्रिपरेशन एग्जाम के लिए तैयारी होती है शुरू, जिसमें आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी टाइम बाउंड तरीके से प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हो। टाइप वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ तक आपने जो सीखा था थ्योरी और क्वेश्चन को सॉल्व करके, उसकी आप लगातार प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपको मास्टरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देते हैं मॉक्स। मॉक्स मतलब कि जो टेस्ट पेपर होते हैं ना, टेस्ट पेपर आप देते हो। पहले आप दोगे टॉपिक वाइज, उसके बाद दोगे मिक्स क्वेश्चन, ऐसे कर करके आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार होता है। मॉक्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी हालत नहीं होगा। हो जाए तो कोई बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सीखा है, बिना मेरा सिलेक्शन तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि मॉक्स के दम पर हुआ है। नॉलेज आपका ठीक है, नॉलेज आपको सब आता है, लेकिन मॉक्स दे दे के आपको उस नॉलेज को सामने वाले को दिखाना। सामने वाले को दिखाना के मतलब कंप्यूटर पर सही ऑप्शन को क्लिक करना जो है वो आपको मॉक्स के थ्रू सीखने मिलेगा। नॉलेज आपको पूरा है, लेकिन आप अगर टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन देख के सीख नहीं पा रहे हो कि छोड़ना है कि बनाना है, तो फिर आपका वो नॉलेज आपके तक रह जाएगा, लेकिन सिलेक्शन से आप दूर रह जाते हैं। इसलिए अगर मॉक्स दोगे आपको तो सब हो जाएगा। तो मॉक्स के बारे में भी मैं आपको बात करता हूँ। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन के मॉक्स देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इसको कहते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक्स देंगे पहले। जैसे कि मान लो हमने आज रेशियो टॉपिक पढ़ा, तो पहले हम क्या करेंगे, रेशियो के मॉक्स देंगे। उसके बाद मिक्स यानी कि जब हम मैथ्स पूरी पढ़ लेते हैं तो मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन देते हैं। मैथ्स का जो सेट लगाएंगे 30 क्वेश्चन का, वो आता है मिक्स क्वेश्चन में। तो मिक्स क्वेश्चन का सेट लगाने के लिए आपको इंतजार नहीं करना है कि आप सारे टॉपिक कंप्लीट करोगे। आपके 2-3 टॉपिक, 4 टॉपिक हुए, उसके बाद से ही आप मॉक देना शुरू कर दोगे। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले थ्योरी के लिए आपके पास फोर्स क्या होना चाहिए। तो देखो, पढ़ने के लिए फोर्स मैं आपको बताता हूँ कि एकदम फिक्स फोर्स की जरूरत नहीं है। हम इस टाइम पर इतने ज़्यादा लकी हैं कि हमारे पास फोर्सेस की कोई कमी नहीं है। उसी के साथ ये अनलकी भी हैं हम कि हमारे पास फोर्सेस की कोई कमी नहीं है। यानी कि लिमिटेड फोर्स रहता है तो आपको चुनने का टेंशन नहीं रहता, लेकिन इतने सारे फोर्सेस है तो आपको चुनना क्या है, ये हेडेक थोड़ा सा रहता है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पर आप सिर्फ ऐसा सर्च कर दोगे ना कि मैथ्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी, ऐसा सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस मिलेंगे। उसमें आप ऐसी प्लेलिस्ट ढूंढो किसी सर की, जैसे हर प्लेलिस्ट के 2-3 वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस सर से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे देखो, मैंने मैथ्स किया था तो मैंने पवन राव सर से पढ़ा था। पवन राव सर का मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा था, लेकिन यूट्यूब पर उनने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे वो मैंने करे थे। इसके अलावा पवन राव सर के चैनल पर ही एक सिंखोरी
करके उन्होंने चैनल बनाया था, कोई दूसरे सर पढ़ाते थे उस पर, वो टॉपिक वाइज पढ़ाए थे, तो मैंने उनको भी फॉलो किया था। ठीक है, ऐसा कर करके मैंने मतलब टॉपिक वाइज बेसिकली पढ़ाई करी थी, क्योंकि मुझे पहले से भी कुछ आता था, इसलिए मैंने ऐसे टॉपिक वाइज अलग अलग टीचर से भी पढ़ लिया था और प्रैक्टिस कर लिया था, और मेरे को फिर और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर मॉक्स से हो गया था। तो अगर आप थ्योरी पढ़ने के बारे में बात करो तो मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ने के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि थ्योरी जब अगर पढ़ना है तो आपको थ्योरी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, चलो देखो, थ्योरी पढ़ने का एक सीधा तरीका है। एक तो सबसे पहले आपके पास एक बेसिक बुक होनी चाहिए। तो बेसिक बुक आप ले लो कि मान लो वो RS अग्रवाल आपने ले ली, ठीक है, और एक प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस बुक के लिए तो मैं आपको बताता हूँ कि या तो आप लेकिन देखो एक काम तो करना ही, किरण की जो बुक आएगी मैथ्स की, रेलवे के लिए याद रखना, मैथ्स की रेलवे की प्रीवियस ईयर आती है ना, 10,000 प्लस कुछ क्वेश्चन वाली, वो तो आपको लेना ही है, 300 के अराउंड आती हो, वो आपको लेना ही रखना है, पढ़ो नहीं पढ़ो लेकिन वो बुक आपको ले लेना है, और ये बुक आपको रखना है। उसके बाद आपको कहीं से भी ना, अगर यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी कोर्स किसी टीचर का, बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे जो रेलवे के लिए पढ़ाते हैं, किसी भी टीचर का आपको एक कोर्स परचेज करना है और टॉपिक वाइज आपको फॉलो करना है। एक बार पवन राव सर का चैनल जरूर चेक करना, मैंने उससे पढ़ा इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड कर रहा हूँ। कोर्स टॉपिक वाइज आप पढ़ना शुरू करो, जैसे आपने आज नंबर सिस्टम पढ़ा। एक और बात बता रहा हूँ, पवन राव सर का जो चैनल है उस पर उन्होंने बहुत ही आराम से बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, लेकिन बहुत हाई लेवल तक भी पढ़ाया है। तो आपको लास्ट के जो वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक के रहेंगे वो छोड़ना है, शुरू के वीडियो अच्छे से देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, क्योंकि रेलवे में बहुत हाई लेवल के नहीं आएंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिस भी उन्होंने कराई है वो भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो पवन राव सर के चैनल पे जो दूसरे सर पढ़ाए थे, उन्होंने तो प्रॉपर टॉपिक वाइज भी पढ़ाया था, यानी कि उन्होंने थ्योरी भी अच्छे से पढ़ाई थी, तो वो आप कर सकते हो। मतलब यूट्यूब पे तो कई टीचर मिलेंगे, नहीं तो आप चाहे तो कहीं भी आपको अगर कोर्स मिल रहा है तो एक कोर्स आप खरीद सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इसलिए नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो आपको फिर उसी को चेक करोगे, इसीलिए आप अपने हिसाब से एक कोर्स ढूंढो। कोचिंग अगर ज्वाइन कर रहे हो तो बेस्ट है, कोई भी अगर ऑफलाइन कोचिंग आपने ज्वाइन कर रहे हो तो देखो टॉपिक का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग आपने ज्वाइन करी या कोई भी कोर्स आपने पढ़ा है, उसमें आपने देखा कि आज आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, लगभग सब लोग नंबर सिस्टम या परसेंटेज पे पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक की पूरी थ्योरी एक बार कर लेना है। उसके बाद वो सर जो है आपको सवाल भी कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, है ना, ये क्वेश्चंस भी आपको करना है। लेकिन साथ ही जो आपको ये बुक मैंने बताई कि कोई भी जो बेसिक बुक है, जैसे मैं RS अग्रवाल थी मेरे पास, एक बार वो ना बुक पलटा के आपको जरूर देखना है कि यार ये कॉन्सेप्ट जो सर ने बताए उसके अलावा भी क्या कोई क्वेश्चन बचता है या कोई टाइप बचता है, या सर ने जो बताया उसको आप इन सवालों में से कहीं लगा पा रहे हो क्या, एक बार देख लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, सर ने थ्योरी करा दी, क्वेश्चन करा दी, उसके बाद आपका जो काम बचता है, जो आपको शायद कोई करने ना बोले, तो ये जो किरण की बुक रहेगी ना, इसका नंबर सिस्टम के सवाल जो हैं आपको पूरे कर लेना है, टाइप वाइज चैप्टर वाइज, ये बुक का नाम है चैप्टर वाइज टाइप वाइज। तो ये आपको करोगे तो इसमें आपको क्या है कि जैसे नंबर सिस्टम के ना टाइप वाइज क्वेश्चन दिए रहेंगे, पूरे क्वेश्चन अगर आप 100-150 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लिए ना पहले जी, तो आपका इसका क्वेश्चन की पूरी तैयारी भी हो जाएगी इस टॉपिक की, और डर भी सारा खत्म हो जाएगा। ये आपको हर टॉपिक के लिए करना है, यानी थ्योरी कहीं से पढ़नी है, एक बार बुक भी रेफर कर लेना है, और उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है किरण की बुक से। किरण की बुक के अलावा अगर मैं बताऊं तो आंसर की जो हमको मिली थी पिछले साल वाली, जैसे CBT 1 में आप देखोगे तो 133 शिफ्ट तक पेपर हुआ था, ये आपको सारा मिल जाएगा। सॉरी 133 ग्रुप डी में हुए थे, और हमारे जो RRB NTPC था उसमें भी बहुत सारी शिफ्ट हुई थी। ये सारी आंसर की आपको मैं ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगा, या फिर आप भी शुभम जैन सर का जो चैनल है RBE वाले, उनके पास सारी PDF है, मैंने भी वहीं से सारी PDF निकाली थी, प्रिंट करी थी, और उसके बाद ये सब किया था, तो ये भी कर सकते हो। इसके बाद ये करके आपका क्या है, टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा, यहाँ पर ये भी हो जाएगा। और फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि मॉक्स के बारे में। तो मॉक्स पे मैं अच्छे से डिस्कशन करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको अभी बता देता हूँ। टॉपिक आपने पढ़ लिया, मतलब ये सारी बुक आपके पास कोई बुक नहीं भी रहे ना, इनमें से कुछ भी ना रहे तो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने थ्योरी कहीं से पढ़ ली और क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, मास्टर बनने के लिए अब बताता हूँ। आप क्या करो, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो। अब वो टेक्स्ट बुक में एक नया वाला प्रो भी आ गया है, तो ले लो, वो कोई इतना महंगा नहीं है, वो ले लो। और उसमें ना मतलब सच बता रहा हूँ आपको, पूरा खजाना है, पूरा जहान है टेक्स्ट बुक में, इसके बाहर देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
आगे कोई वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मेरा टेक्स्ट बुक के घंटे कितने होते थे, एक दिन में मोबाइल का स्क्रीन आवर क्या होते थे और उसमें टेक्स्ट बुक क्या होता है। टेक्स्ट बुक की खास बात क्या है कि आपको PDF प्रिंट नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है, आपको बस वहाँ पर रेलवे एग्ज़ाम सर्च करोगे और रेलवे एग्ज़ाम में आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जब जाओगे तो आपको हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का डेट वाइज क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। उसको आप मॉक फॉर्म में दे सकते हो या फिर सीधे किए सबमिट किए और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसमें सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा और शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिलेगी, यानी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं रहेगा। साथ में आपका ट्रैक भी रहेगा कि आपने शुरू कितने से किया था और अब आप अपग्रेड कहाँ तक हो गए हो। यानी कि अगर आप टेक्स्ट बुक का ये ले लोगे ना तो आपको थ्योरी पढ़ के आपने थ्योरी कहीं से पढ़ ली, उसके बाद ना कुछ ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ये टेक्स्ट बुक का पास है, बस मोबाइल में लगाए अपना और क्वेश्चन सॉल्व करे और बाद में उसका एनालिसिस कर लिए, आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी। तो शॉर्ट में बता देता हूँ, मॉक टेक्स्ट बुक से लगा लेना, थ्योरी कहीं से भी पढ़ो लेकिन प्रॉपर पढ़ो। ऐसा भी नहीं कि एक टीचर से पूरी मैथ्स पढ़ लो। आप क्या करो, अगर यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहे हो तो मैं बताता हूँ, पवन राव सर का चैनल सर्च करना, सब मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे मतलब आप सीधे सर्च करो ना, टॉपिक वाइज भी सर्च करोगे, नंबर सिस्टम फॉर रेलवेज, तो कई चैनल मिलेंगे। आपको आधा आधा घंटा देख के समझ में आ जाएगा कौन सा चैनल परफेक्ट है। तो नंबर सिस्टम उनसे पढ़ लिए, सर ज़्यादा पसंद आए तो एक और टॉपिक पढ़ते गए। तो जो जो चैनल पे अवेलेबल मिलता है वो पढ़ते जाओ और प्रिपरेशन इस हिसाब से करो। जिनने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखे हो या कोर्स कोई ज्वाइन कर रखे हो तो उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। एक वीडियो मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि जो यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन है ना, यूट्यूब क्या है, सोशल मीडिया का, इससे आपको कैसे बचना है। इसमें तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरी मास्टरी है कि यूट्यूब पर आपको शॉर्ट्स देखने को कैसे अवॉइड करना है। लेकिन यूट्यूब के बिना तो प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते, तो यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे करोगे कि कभी शॉर्ट्स का लफड़ा ही नहीं आएगा और आप यूट्यूब बिंदास यूट्यूब की अच्छी चीज़ों का फ़ायदा उठा पाओगे। सब बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये करना है। तो आपने जो कोचिंग ज्वाइन करी वहाँ से थ्योरी कर लो, वो जो क्वेश्चन उन्होंने कराया वो कर लो। उसके बाद वो किरण की बुक तो रखना ही, खैर प्रैक्टिस वहाँ से कर लो और टेक्स्ट बुक है। इस प्रकार से मतलब कुछ बचता ही नहीं इसके बाद आपको करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब मैंने क्या फॉलो किया था वो आपको बता दें। मेरे लिए तो रामबाण था टेक्स्ट बुक। मैंने सच में टेक्स्ट बुक में इतने घंटे लगाए थे कि शायद मुझे मेल आता था उस टाइम तो मैं टॉप 95% लोगों में था यूट्यूब टेक्स्ट बुक को यूज़ करने वालों में। और सच में मेरा सिलेक्शन तो मैं आपको बताऊं तो सिर्फ मॉक्स से ही हुआ है। आज भी ऐसा हो सकता है कि कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसकी थ्योरी पता नहीं मुझे आती हो या नहीं आती हो, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, आंसर कैसे जल्दी से जल्दी क्लिक करना है, ये मुझे आता है। तो क्योंकि मैंने टाइप वाइज भी तैयारी बहुत करके रखी थी, शॉर्ट नोट्स में जो छोटे कॉपी में मैंने क्वेश्चन के टाइप लिखता था वो सारे मुझे बहुत काम आए थे। तो आपको टॉपिक सीखना है, वीडियो से उसकी नोट्स जरूर बनाना है। लेकिन एक बात याद रखना, जो नोट्स आप जिस टॉपिक की जिस टाइप के क्वेश्चन की बना लेते हो ना, उसको रेफर करने में बहुत हमेशा आसानी होती है। क्वेश्चन बाद में मिलता है, आप अपनी नोट्स पे पलटाते हो और वहाँ मिलता है, तो आप वो क्वेश्चन को कभी भूलते नहीं। तो इसको आपको याद रख लेना है। बुक आपको किरण पब्लिकेशन की यूज़ करना है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज आती है। और टेक्स्ट बुक, इस पर तो आपको सारी चीज़ मिलेगी ही। इसमें ना टेक्स्ट बुक पे क्या है कि आप क्विज भी लगा सकते हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे सकते हो और मिक्स भी दे सकते हो, प्रीवियस ईयर भी दे सकते हो, आने वाली एग्जाम के हिसाब से एक्सपेक्टेड भी दे सकते हो। यानी ये तो जहान है, इसमें तो कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना है। आपके लिए दिमाग लगाने के लिए हज़ारों लोग टेक्स्ट बुक में रखे होंगे या कोई भी, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक यूज़ किया था इसलिए मैं टेक्स्ट बुक आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक्स वाले से मेरे को कुछ मिल रहा है, मैंने यूज़ किया और मुझे लगता है कि ये एकदम परफेक्ट सोर्स है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सारे इसमें मिलेंगे विथ सॉल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक्स। और क्या चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी मैथ्स प्रिपरेशन हो जाती है। तो वीडियो को ये वाली बुक है मैथमेटिक्स की जो आपको बता रहा था मैं। और जो आज का जो सार है वो ये है कि जितनी देरी मॉक्स में उतनी देरी मार्क्स में। मॉक्स से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे तो मार्क्स आने में देरी होगी। और सच में बेस्ट प्रिपेयर करो, क्योंकि भाई कट ऑफ तो ज़्यादा रहने वाली है। मॉक्स आपको देना ही देना है। मॉक्स कैसे देना है इस पर हम अलग वीडियो कर लेंगे, लेकिन अभी तो आपको मॉक्स कैसे देना है उसमें सिंपल है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो टॉपिक के क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक पे लगाना है या फिर आप किरण की बुक से लगाओगे बस। किरण की बुक इसलिए मैंने रिकमेंड किया, या टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मॉक्स के थ्रू करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है ना। अगर आप सीधे आंसर की सिर्फ आंसर की को फॉलो करोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलता कई बार। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था उसका सॉल्यूशन के लिए आपको फिर थोड़ा सा भटकना पड़ता है। तो टेक्स्ट बुक पे वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलोगे और उसमें आंसर की देखोगे, मतलब जब सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें आपको सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा।
धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। तो अभी टाइम काफ़ी है आपके पास, 6 मंथ्स तो मैं समझ के चलता हूँ कि अभी अगर मैं 15 अप्रैल को डेट मान के चलूँ तो 6 महीने आपके पास हैं, और 6 महीने में आप आराम से मास्टर हो जाओगे। CBT 1 के लिए मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, और CBT 2 के लिए उसके बाद और 3 महीना, यानी अभी समय की तो कोई कमी नहीं है। बढ़िया टॉपिक वाइज एकदम इत्मीनान से पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही मैथ्स के लिए मेरे तरफ से जो मैं आपको बता सकता था। हो सकता है वीडियो एकदम स्ट्रीमलाइन ना बना हो, क्योंकि देखो मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने एक ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई आपके लिए कि मुझे ये फेंकना है कि 10 जगह से कंटेंट इकट्ठा किया और आपको बताया। मैंने जो फॉलो किया था वो मैंने आपको बताया, इसीलिए थोड़ा एकदम वीडियो ऐसा स्मूथ ना हो, लेकिन जो सीखना चाहिए आपको वो इसमें मैंने आपको बता दिया। फोर्स के बारे में पूछते हैं लोग, इसीलिए वो फोर्स बताने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि फोर्स क्या बताए, क्योंकि मैंने टॉपिक्स जो है, ऐसा कोई एक टीचर नहीं होता जिसके सारे टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो, इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग टीचर से पढ़ा था और प्रॉपर कोई कोर्स लेके नहीं पढ़ा था। जैसे पवन राव सर से मैंने मैथ्स पढ़ी थी तो मुझे पूरा सब आता था वहाँ से, और वो सिंखोरी चैनल सर के चैनल पे दूसरे सर पढ़ाते थे, बहुत आराम से पढ़ाते थे, उनके टॉपिक से मुझे बहुत हेल्प मिली। फिर अभिनय शर्मा सर से मैंने पढ़ा था, उनके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करी थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पवन राव सर ने ना जो प्रैक्टिस क्लास कराई थी, देखो अगर आप कोई वीडियो को इसके पहले छोड़ के गया होगा तो ये चीज़ भूल गया, ये चीज़ मैं बताना भूल गया। जो प्रैक्टिस क्लास थी ना पवन राव सर की, टॉपिक वाइज चली थी, 20-25 पेपर उन्होंने कराए थे, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल थी वो कि मैं क्या बताऊँ, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो जो प्रैक्टिस क्लासेस होती है ये आपको करना है। मैंने शायद 3 टीचर की एक ही साथ कर डाली थी, अभिनय शर्मा सर की भी, पवन राव सर की भी, और वो जो पवन राव सर के चैनल पर दूसरे सर पढ़ाते थे उनकी भी, इवन पुरानी प्रैक्टिस क्लास भी कर रखी थी। तो हार्डवर्क आपको फ़ायदा देगा ही। तो ये था आपके लिए मैथ्स की स्ट्रेटेजी का वीडियो मेरी तरफ से। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक्स लिखे सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो आपको ये आंसर की में मिल गए। तो इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है मैथ्स की। मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय के साथ और लगातार वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। मॉक्स कैसे देना है वो भी मैं आपको सही समय पर बता दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।